नमस्कार साथियों, विजय क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, हम जैसे भारत की राज्य व्यवस्था के बारे में बात कर रहे थे, तो भारत की राज्य व्यवस्था में हमने कई टॉपिक क्लियर कर लिए थे और आज हम जैसे बात करने वाले, कल हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था, नया टॉपिक मौलिक अधिकार, जो संविधान का भाग 3 में उसमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं। उसी टॉपिक को हमने स्टार्ट किया था। उसकी एक क्लास हो गई थी जिसमें हमने बेसिक परिचय जाना था, मौलिक अधिकार कौन से भाग में और भाग 3 का कुछ परिचय। आज हम मौलिक अधिकारों की बात करेंगे। जैसे मैंने बताया था कि जो मौलिक अधिकार है वो 7 मौलिक अधिकार थे मूल संविधान में, लेकिन अभी वर्तमान में 6 है। एक 7वां अधिकार को हटा दिया गया है। तो उन 6 अधिकारों के बारे में आज बात करेंगे। तो उनमें से जो पहला मौलिक अधिकार है, समानता का अधिकार, उसी के बारे में हम बात करेंगे। समानता का अधिकार, यह समानता का मौलिक अधिकार, इसकी बात करें तो अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक है। अनुच्छेद 14 से 18 तक। अब बात करें तो अनुच्छेद 14 से 18 तक, तो इस मौलिक अधिकार में जो समानता का मौलिक अधिकार है उसमें हम सबसे पहले बात करेंगे अनुच्छेद 14 की। अनुच्छेद 14। अब अनुच्छेद 14 की बात करें तो अनुच्छेद 14 में क्या है कि जो कानून या विधि, जैसे कानून को विधि भी बोलते हैं, कानून या विधि के समक्ष समानता या कानून या विधि के का समान संरक्षण, ये दोनों ये अधिकार इसमें रखे गए। तो इसमें पहली बात कर सकते हैं विधि या कानून। विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता या समता, कई जगह समता भी शब्द मिल जाएगा। इसकी बात करें तो विधि के समक्ष समता तो या समानता, इस सब ये मतलब ये वाली लाइन कहाँ से ली गई थी, तो हमने बात की थी, जैसे जो संविधान के स्रोत पढ़े थे उस क्लास में बात की थी, जो विधि के समक्ष समानता की जो बात की गई थी वो ली गई थी इंग्लैंड या ब्रिटेन, जिसे ब्रिटेन देश के नाम से जानते हैं, इंग्लैंड को, वहाँ से ली गई थी। विधि के समक्ष समानता से क्या मतलब है? जो विधि के समक्ष समानता से मतलब है कि कानून के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ या नागरिक के साथ, कानून के आधार पर किसी भी व्यक्ति या नागरिक के साथ कानून के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। मतलब विधि के समक्ष समानता से मतलब है कि कानून के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये तो 14, जो अनुच्छेद 14 उसकी फर्स्ट बात होगी। अब सेकंड बात की बात करें तो एक सेकंड बात जो है कि विधि या कानून, विधि का समान संरक्षण, विधि का समान संरक्षण मतलब सभी के लिए कानून समान होगा। विधि का समान संरक्षण मतलब कानून का हिसाब सभी समान रहेंगे। और इस बात करें तो इस विधि का समान संरक्षण ये कहाँ से लिया गया था? ये अमेरिका से। जो विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण, ये दो बातें की गई है अनुच्छेद 14 में। तो उसके बाद में बात करें अनुच्छेद 14 से कुछ अपवाद है, उनको भी हम यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं। कुछ अपवाद मतलब कुछ अनुच्छेद भारतीय संविधान में ऐसे भी मिलेंगे जिनमें कुछ विशेष अधिकार दिए कुछ लोगों को, तो फिर वो तो यहाँ पे समान संरक्षण और ये समानता की बात नहीं कर पाते, तो उन्हीं के बारे में जानते। एक अनुच्छेद है अनुच्छेद 105। अनुच्छेद 105, इस अनुच्छेद 105 में क्या है कि जो साधारण नागरिक होते हैं ना, उनसे भी ज़्यादा अधिकार मतलब किनको दिए गए? सांसदों और महान्यायवादी को विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ, उसी बारे में बात करें आगे तो एक अनुच्छेद 194। इस अनुच्छेद में क्या कहा गया कि विधायकों और महाधिवक्ता, जैसे केंद्र में महान्यायवादी होता है उसी प्रकार राज्य में महाधिवक्ता होता है। तो महाधिवक्ता है और जो विधायक है उनको विशेषाधिकार दिए गए हैं। एक अनुच्छेद है अनुच्छेद 361।
अनुच्छेद 361। अनुच्छेद 361 की बात करें तो अनुच्छेद 361 में भी जो राष्ट्रपति एंड राज्यपाल को विशेषाधिकार, मतलब इनको भी कुछ एक्स्ट्रा विशेष अधिकार दिए गए जहाँ पे समानता की बात नहीं होती, क्योंकि इनको न्यायालय मतलब वहाँ पे न्यायालय के समक्ष भी इनको चुनौती नहीं दी जा सकती, तो वो कुछ अधिकार इनको दिए गए। तो ये तीन अनुच्छेद है जो इस विधि के समक्ष समानता और जो समानता वाला अनुच्छेद 14 इसके अपवाद के रूप में इनको जान सकते। अब आगे हम बात करते हैं जो हमारा अनुच्छेद, एक बात आपको यहाँ पे नोट करके लिख लेनी है कि जो अनुच्छेद, जो नोट यहाँ पे लिख लेनी है आपको, एक बात नोट करके, जो अनुच्छेद 14 है तो इसमें नैसर्गिक न्याय का भी उल्लेख है। ये बात आपको थोड़ा नोट करके ध्यान रखनी है, उल्लेख है इसमें, नैसर्गिक न्याय का भी उल्लेख है। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 में क्या है, जैसे मैंने जाना कि समानता का अधिकार, तो सभी में जो 14 से 18 तक के जो भी अनुच्छेद है उन सभी में अधिकार तो समानता का ही रहेगा, लेकिन उनको समानता के अधिकार को अलग अलग भागों में बांटा गया। जैसे यहाँ पे विधि के समक्ष समानता। अब जो अनुच्छेद 15 है उसके बारे में बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 15 में क्या है कि अनुच्छेद 15 में जो सामाजिक समानता अनुच्छेद 15 की बात करें तो अनुच्छेद 15 में सामाजिक समानता की बात की गई है। अब अनुच्छेद 15 है उसके भी कुछ भाग है, उनके बारे में बात करते हैं। अनुच्छेद 15 के भाग फर्स्ट, अनुच्छेद 15 में भाग फर्स्ट उसकी बात करते हैं। तो किसी भी नागरिक के साथ धर्म, मूल वंश, कुछ ये शब्द है इनको ध्यान रखना है कौन से में क्या पूछा जाएगा। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो जो अनुच्छेद 15 फर्स्ट है इसमें बात की गई किसी भी नागरिक के साथ, मतलब धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान, इन 5 आधार रखे गए। कौन कौन से? धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान। इन 5 के आधार पर चाहे कोई भी धर्म का हो उसके साथ हर प्रकार से समानता बरती जाएगी, चाहे उसका मूल वंश कोई भी हो, वह किसी भी जाति का हो, किसी भी लिंग से, मतलब लड़का हो या लड़की, या फिर जन्म स्थान कहीं पर भी किसी भी जगह का निवासी, मतलब जन्म स्थान हो उसका, तो उसको उसके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं 15(1), इसका ही एक पार्ट है 15(2), इसके बारे में 15(2). अब जो 15(2) है, जो अनुच्छेद 15 का सेकंड पार्ट है, उसकी बात करें तो उसमें क्या कहा गया है कि मतलब किसी भी नागरिक के साथ सार्वजनिक स्थानों से मतलब रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और भी कई जो पवित्र भोजनालय वगैरह, जो भी कहीं पे भी जो सार्वजनिक स्थल है, कोई भी ऑफिस वगैरह, तो वहाँ सार्वजनिक स्थानों पर प्रवेश उनको प्रवेश को लेकर भेदभाव नहीं किया, प्रवेश पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो सार्वजनिक स्थानों पर प्रवेश को लेकर भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये हमने अनुच्छेद 15 के फर्स्ट और सेकंड पार्ट की बात की। हम आगे अब अगला पार्ट अनुच्छेद 15(3) इसके बारे में बात करते हैं।
अब यहाँ पे बात करते हैं अनुच्छेद 15(3). इसमें क्या कहा गया कि जो समानता के अधिकार को मतलब और बढ़ावा देने के लिए कहा गया कि राज्य महिलाओं मतलब राज्य हर राज्य को अधिकार दिया गया कि राज्य जो भी राज्य है राज्य महिलाओं और बच्चों महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करेगा। राज्य महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करेगा। तो इसमें ये बात बताई गई है। और इसी के बाद में फिर एक मतलब ये मूल संविधान में 15(3) तक की 3 ही बातें रखी गई थी, लेकिन फिर कई जगह फिर मांग उठी गई भाई मतलब और भी कई आधारों पे मतलब राज्य महिलाओं इनके लिए विशेष प्रावधान करेगा। लेकिन मान लो कोई मतलब किसी रूप से अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग है, वो किसी न किसी रूप में जैसे मान लो सामाजिक रूप से शैक्षणिक रूप से अगर वो मतलब एक तरह से असमर्थ है तो उनको भी अधिकार होना चाहिए ना। तो उसी के आधार पर क्या का एक अनुच्छेद जोड़ा गया अनुच्छेद 15 में एक पार्ट जोड़ा गया अनुच्छेद 15 का पार्ट 4 अनुच्छेद 15 का पार्ट 4 जोड़ा गया। और ये कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? ये इस पे संविधान संशोधन हुआ था अनुच्छेद 15(4). इसकी बात करें तो ये पहला संविधान संशोधन था, फर्स्ट संविधान संशोधन 1951 के द्वारा ये जोड़ा गया। और इसमें बात की गई कि जो मतलब जो SC और ST और पिछड़ा वर्ग है उनको सामाजिक एंड शैक्षणिक आधार मतलब उनको सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर SC ST पिछड़ा वर्ग और उनको सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर विशेष प्रावधान मतलब इसके बारे में फिर क्या कहा गया कि जो 15(4) था उसमें जोड़ा गया। और उसमें बताया गया कि जो राज्य है ना ये फर्स्ट संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया था। तो राज्य SC ST और पिछड़ा वर्ग के लिए सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर मतलब राज्य एक विशेष प्रावधान करेगा। ये बात 15(4) में रखी गई। उसके बाद में फिर एक अनुच्छेद मतलब एक संविधान संशोधन किया जाता है और उसमें एक अनुच्छेद फिर जोड़ा जाता है अनुच्छेद 15(5) जोड़ा गया। अब ये अनुच्छेद 15(5) कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? ये 93 हुआ संविधान संशोधन 93 संविधान संशोधन 2006 के द्वारा जोड़ा गया। और इसमें क्या बात की गई? अब इसकी बात करें तो इसमें क्या कहा गया कि जो SC ST और जो पिछड़ा वर्ग इनको क्या कहा सामाजिक और वही सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर जो उच्च शिक्षण संस्थान है ना उच्च शिक्षण संस्थान जैसे कॉलेज वगैरह में जो एडमिशन के लिए उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश अगर वो प्रवेश लेते हैं एडमिशन लेते हैं किसी मतलब कोई भी उच्च शिक्षण संस्थानों में तो उनमें प्रवेश पर विशेष प्रावधान करेगा राज्य इनके लिए विशेष प्रावधान। ठीक है। उसके बाद में मतलब इनमें जैसे आप देख सकते हो कि जो यहाँ पे भी सामाजिक जैसे महिला और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर दिए गए भाई सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर बिछड़े हुए SC ST और पिछड़ा वर्ग के लिए भी कहीं ना कहीं प्रावधान कर दिए गए। लेकिन फिर एक क्या होता है कि एक मतलब एक अनुच्छेद और जुड़ता है इसमें अनुच्छेद 15(6). अब इस 15(6) में क्या 15(6) की बात करें तो पहले तो कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? इसमें संविधान संशोधन हुआ था 103वां संविधान संशोधन 103वां संविधान
संशोधन 2019 इसके द्वारा ये जोड़ा गया। इसमें बात करें तो इसमें क्या बात कही गई, इसमें वो ये कहा गया कि जो आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग है, मतलब आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग, जैसे कि पहले सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर और महिला और बच्चों के लिए तो विशेष प्रावधान कर दिए गए थे, लेकिन आर्थिक रूप से जो पिछड़ा वर्ग है उसको भी उच्च शिक्षण संस्थानों में, जो उच्च शिक्षण संस्थान है उनके प्रवेश में एक विशेष प्रकार का प्रावधान किया जाएगा। मतलब उनको भी, जैसे ये अनुच्छेद 15(5) में जोड़ा गया था वैसी की वैसी बात है, लेकिन वहाँ पे आधार सामाजिक और शैक्षणिक आधार रखा गया था, लेकिन यहाँ पे आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग, जिसके अभी वर्तमान में ईडब्ल्यूएस के नाम से भी जानते हैं, तो उनको एक तरह से विशेष प्रावधान किया गया कॉलेजों में प्रवेश को लेकर, ये अनुच्छेद 15(6) में जोड़ा गया था। अब हमारा जो अगला अनुच्छेद है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 में जो समानता की बात की गई है, तो जो लोक नियोजन से मतलब कि सरकारी नौकरियों में, उनमें जो समानता दी गई है उसी के बारे में बात की है। हम आगे बात करते हैं। तो अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 इसमें बात की गई है लोक नियोजन से मतलब है कि सरकारी नौकरी भी कह सकते हैं हम, लोक नियोजन जिसे हम सरकारी नौकरी का नाम ज़्यादा जानते हैं। लोक नियोजन में समानता और या फिर सरकारी नौकरी, क्योंकि इससे आपको थोड़ा याद रहेगा तो ब्रैकेट में लिख सकते हो। लोक नियोजन में जो 16 का अनुच्छेद स्पष्ट है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें बात की गई है कि इसमें बात की है कि एक मतलब विशेष प्रावधान, मतलब सभी को लोक नियोजन में समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। लोक नियोजन में समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। तो इसमें बात करें तो इसमें बताया गया कि लोक नियोजन में समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। तो हम आगे अब बात करते हैं 16(2) के बारे में। तो अब 16(2) मतलब जो अनुच्छेद 16 उसका सेकंड पार्ट, तो उसकी बात करें तो इसमें क्या है कि इसमें बताया गया कि लोक नियोजन है। तो लोक नियोजन में क्या है कि जो लोक नियोजन में और भी प्रकार के मतलब किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, उनके कुछ आधार बताए गए। इस आधार की बात करें तो समानता में कुछ आधार पड़े हुए थे: धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग। लेकिन वहां पे जो समानता में हमने पढ़ा था एक उद्भव, समानता में हम उद्भव शब्द नहीं पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे एक उद्भव, इसको थोड़ा ध्यान रखना है कि जो 16(2) में ही इसके बारे में बात की गई उद्भव के बारे में अनुच्छेद 16 में, बल्कि अनुच्छेद 15 में उद्भव का किसी प्रकार से कोई मतलब ताल्लुक नहीं है। इसको हम कह सकते हैं वंशाक्रम, या फिर जो ब्लड रिलेशन से बोल सकते हैं, जो मतलब एक तरह से मतलब अपना ही हो। या और उसके बाद में इसमें एक आधार और रखा गया था जन्म स्थान, एंड एक लास्ट स्थान था निवासी या निवास स्थान। इन सभी के आधार में किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, कहीं किसी भी धर्म का हो, वो चाहे मूल वंश, कोई से मूल वंश का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी लिंग, कोई भी लिंग हो उसका, या फिर कहीं का भी उद्गम हो, और साथ ही वो किसी पर कहीं का भी वो उसका जन्म स्थान हो और वो कहीं का भी निवासी हो, तो उसके साथ मतलब लोक नियोजन मतलब सरकारी नौकरी में उसके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। मतलब चाहे वो जन्म स्थान कहीं पर भी हो, ऐसा नहीं है कि चाहे वो पाकिस्तान में पैदा हुआ हो तो उसका, तो वो मतलब वो तो कह नहीं सकते क्योंकि वो देश है, लेकिन यहाँ पे जो अपना भारत है उस भारत में वो कहीं का भी निवासी हो तो उसके साथ मतलब किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। तो अब इसमें क्या है कि जो 16(3) एक अनुच्छेद और जोड़ा गया था, 16(3) अनुच्छेद 16(3). इस अनुच्छेद की बात करें तो इसमें बताया गया है कि जो अनुच्छेद 16(3) है, तो इसमें जो निवास स्थान है ना, निवास स्थान के आधार पर विशेष प्रावधान किए गए थे। इसके आधार पर कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं निवास स्थान के आधार पर, मतलब कुछ अलग निवासियों को भी मतलब यहाँ पे मतलब इसमें मतलब एक तरह से निवास स्थान के आधार पर, जैसे कि आप देखते हो टीएसपी, नॉन टीएसपी, इन पे भी अलग अलग
बना हुआ है, तो उसी के आधार पर यहाँ पर निवास स्थान के आधार पर विशेष प्रावधान किया गया है। अब हम बात कर लेते हैं 16(4) की। 16(4) इसमें क्या है कि मतलब कोई भी मतलब जैसे मान लो SC ST हुआ या आर्थिक पिछड़ा वर्ग हुआ, मतलब जो भी एक तरह से पिछड़ा वर्ग हुआ या SC ST अनुसूचित जाति जनजाति, तो इन सभी को अगर इन सभी का सरकारी नौकरी में कोई उचित प्रतिनिधित्व नहीं है, मतलब उचित इनको मतलब जितनी लगभग इतने तक कम से कम इतने तक मतलब आर्थिक रूप से पिछड़े या फिर अनुसूचित जाति जनजाति के लोग होने चाहिए, उन सभी को अगर उचित प्रतिनिधित्व नहीं है तो अगर उचित प्रतिनिधित्व नहीं है तो उनके लिए राज्य विशेष प्रावधान करेगा अनुच्छेद 16(4) के अनुसार। अनुच्छेद 16(5) में कोई खास बात है नहीं, तो अनुच्छेद 16(5) से मतलब यहाँ से अभी हटा दिया गया है। उसके बाद में हम बात करते हैं अनुच्छेद 16(6) के बारे में। अनुच्छेद 16(6) यह है ना 103वां संविधान संशोधन, 103वां संविधान संशोधन 2019 के द्वारा जोड़ा गया था। और इसमें बात करें तो जो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग है उनको लेकर मतलब जो सरकारी नियोजन मतलब लोक नियोजन या सरकारी नौकरियों में विशेष प्रावधान किए गए हैं, तो उसी के बारे में बात की। जैसे आप उसके बारे में मेन इसका आप EWS के नाम से समझ सकते हो। EWS को जैसे आप समझ हो कि अभी हर जगह हर वैकेंसी में एक अलग कट ऑफ निकलती है, तो वही प्रावधान अनुच्छेद 16(6) में किया गया है 103वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा। अब हमारा एक अनुच्छेद बच जाता है, वो है अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 18। दो अनुच्छेद बचे हैं, अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 18 समानता के अधिकार। उन दोनों के बारे में हम अगले बात कर लेते हैं। तो अनुच्छेद 17 अनुच्छेद 17 की बात करें जो छुआछूत मतलब जो छुआछूत पर रोक लगाएगी, मतलब छुआछूत पर किसी प्रकार छुआछूत या इसे अस्पृश्यता भी कहते हैं। अस्पृश्यता मतलब छुआछूत के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा या अस्पृश्यता के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसी के बारे में अनुच्छेद 17 में बात की गई है। अब बात करें तो इसी को लेकर 1955 में सन 1955 में एक अधिनियम बना गया था, अस्पृश्यता या छुआछूत निवारण अधिनियम 1955 ये बनाया गया था। लेकिन क्या किया गया कि इसी में संशोधन किया गया 1978 में, इसी में संशोधन किया गया 1976 में। और 1976 में एक संशोधन किया जाता, तो उस संशोधन में इसका नाम, इस अधिनियम का नाम बदलकर नागरिक सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 रख दिया जाता है। ठीक है। और इसके बाद में इसी के तहत कुछ ऐसा भी होता है कि जो SC और ST है उनके अत्याचार निवारण के लिए एक अधिनियम बनाया जाता है। यह अधिनियम है 1989 का अधिनियम। तो छुआछूत अधिनियम जो मतलब छुआछूत के नाम पर एक अधिनियम बनाया गया, मतलब किसी राज्य मतलब कोई भी किसी भी नागरिक भारत के नागरिक के साथ किसी प्रकार से छुआछूत नहीं की जाएगी, चाहे वो जाति लिंग किसी भी मूल वंश के कैसा भी हो, तो उसके साथ किसी प्रकार की छुआछूत नहीं की जाएगी। इसी को लेकर 1955 में एक अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 बनाया गया, उसको संशोधन करके उसमें संशोधन किया गया और 1976 में नागरिक सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 कर दिया वो इसका नाम। और उसके बाद में SC ST अत्याचार निवारण अधिनियम भी 1989 में बना गया। एक आपको एक नोट करके एक बात इसमें ध्यान रखनी होगी थोड़ी कि जो एस के महाजन
महाजन बनाम जो महाराष्ट्र राज्य वाद था 2018 का। इस बाद में इसमें संशोधन करने के लिए मतलब एक तरह संशोधन करने के लिए कहा गया था। इस बात का आप ध्यान रखना थोड़ा, लेकिन अब फिलहाल कुछ भी संशोधन नहीं किया गया। अब हम बात करते हैं आगे का, हमारा अनुच्छेद है अनुच्छेद 18, लास्ट जो समानता का अधिकार, उसमें लास्ट अनुच्छेद है अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत, इसको क्या कह सकते हैं, उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत। तो इसमें पहली बात क्या है कि मतलब शिक्षण संस्थानों और मतलब सेना और शिक्षण संस्थानों या शिक्षा, मतलब सेना और शिक्षा के आधार पर इन दोनों को छोड़कर और किसी भी प्रकार की कोई भी मतलब किसी प्रकार की किसी को कोई उपाधि प्रदान नहीं की जाएगी। सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है, मतलब शिक्षा और सेना के अलावा और कहीं पर भी और किसी भी डिपार्टमेंट या फिर कहीं पर भी किसी भी व्यक्ति को इन शिक्षा और सेना के अलावा किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार की कोई उपाधि प्रदान नहीं की जाएगी। दूसरी बात यह है कि अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई भारत का नागरिक है और वो किसी दूसरे देश से अगर उपाधि लेना चाहता है तो उसको किसी पर मतलब उपाधि लेने से पहले एक मतलब राष्ट्रपति की अनुमति लेना आवश्यक है। तीसरी बात है कि अगर कोई विदेशी नागरिक है और जो भारत में कार्यरत है, मतलब भारत में कार्य कर रहा है और वो विदेश से उपाधि लेना चाहता है तो उसको भी उपाधि लेने से पहले अपने यहाँ के राष्ट्रपति से अनुमति लेना आवश्यक है। तो इस प्रकार जो उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में है। तो एक बात आपको यहाँ ध्यान रखनी है, राघवन 1996। इसमें बताया गया कि जो पद्मश्री, जैसे आप कह सकते हो कि पद्मश्री है क्या, ये उपाधि है, पद्मश्री, पद्म विभूषण, जो भी पद्म पुरस्कार है, ये एक उपाधियां ना होकर एक सम्मान है। ये उपाधियां ना होकर एक सम्मान है, इनको एक सम्मान बताया गया और कहा गया कि जो भी किसी भी विशेष कार्य में परिपूर्ण या उत्कृष्ट कार्य करते हैं उन सभी को ये पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं और वो अपने नाम के आगे इनका प्रयोग भी नहीं कर सकते। तो इस प्रकार हमने जाना कि जो समानता का अधिकार है उनके बारे में कि कौन कौन से मतलब अधिकार थे, कौन कौन से अनुच्छेद में क्या कहा गया उन्हीं के बारे में। जैसे तो अब आगे की क्लास में हम जो अगला अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, उसी के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको जो ये क्लास है पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली क्लासें यहाँ पे प्रॉपर तरीके से मिल पाए। धन्यवाद।